करते हैं हम अपने नए टॉपिक के साथ में। हमारा जो टॉपिक आज का क्लास का रहेगा वो रहेगा दैट इज फिजिकल एंड केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। प्रीवियसली भी बहुत सारे क्वेश्चंस हमें इस पे से देखने को मिले हैं। हम पहले फिजिकल बेसिस देखेंगे हेरिडिटी का। ऑल्दो इतने डिटेल में आपको क्वेश्चन इसमें से देखने को नहीं मिलते, लेकिन तब भी इसमें से क्वेश्चंस काफ़ी हमें मिलते हैं। बहुत इंफॉर्मेशन जो इसमें आती है, बहुत सिंपल इंफॉर्मेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बस। लेकिन हम हमें जो है एक कदम आगे चलना है, तो हम उसी तरीके से अपनी क्लास को भी यहाँ पर कवर करेंगे। सबसे पहले हम जो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक है यहाँ पे दैट इज फिजिकल एंड केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी। तो हमें सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि हेरिडिटी का मतलब होता क्या है। अगर हम हेरिडिटी की बात करते हैं तो हेरिडिटी एक तरीके का बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, जिसमें कि जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में करेक्टरिस्टिक को सेंड किया जाता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, हमने जैसे हम कह सकते हैं, हमने एक एग्जांपल पढ़ा था, हम बीएससी में भी उस एग्जांपल को पढ़ते हैं, जिराफ के एग्जांपल को, कि जिराफ अपनी जो गर्दन है, अपनी गर्दन को ऊपर करने की कोशिश करता था और जो है पत्तियों को, लीफ को खाने की कोशिश वो किया करता था। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये करेक्टरिस्टिक ट्रांसमिट हो गई एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, और जिराफ की आगे से फिर हमें देखने को क्या मिली, लॉन्ग नेक देखने को हमें मिली। तो ये एग्जाम्पल है हेरिडिटी का, कि ये जो करेक्टर है लॉन्ग नेक का, लॉन्ग नेक का, किसका लॉन्ग नेक का, जिराफ का, दैट इज जिराफ का, हमें ये लॉन्ग नेक का करेक्टर वहां पे जो देखने को मिल रहा है, इसे ही हम हेरिडिटी कहते हैं। ये जस्ट एक सिंपल इसकी डेफिनेशन है कि हेरिडिटी एक तरीके का बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसमें कि पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक ट्रांसमिट होती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। केमिकल बेसिस जो होता है हेरिडिटी का, वो न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट रहता है। हमने न्यूक्लियस को बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में कवर किया है अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। जिन्होंने उन लेक्चर्स को नहीं देखा वो एक बार लेक्चर को जरूर देखें, क्योंकि हमें न्यूक्लियस के साथ साथ यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में भी डिफरेंस देखने को वहां पर मिला था। यहाँ से हम आगे चलते हैं और चीज़ों को समझते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि पर्टिकुलरली एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग का कैरेक्टर पास होते हैं, पर हेरिडिटी बहुत ज़्यादा जरूरी है किसके लिए, वेरिएशन के लिए। वेरिएशन का मतलब है कि सपोज कीजिए ए है और ये बी है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों के बीच का जो हमें डिफरेंस देखने को मिलता है, हम उसे क्या कहेंगे, दैट इज हेरिडिटी हम उसे बोलते हैं। ये चीज़ हमने यहाँ पर जानी थी। अब हमारा क्योंकि टॉपिक का नाम, जैसे कि आपको यहाँ पे पता है कि हमारे टॉपिक का नाम ही यहाँ पे फिजिकल एंड केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी है, तो हर एक फीचर को हमें थोड़ा यहाँ पे जो है डिस्कशन उसका करना पड़ेगा। पहले बात करते हैं हम अपने केमिकल बेसिस की। केमिकल बेसिस में बात करें, जो हमारा डीएनए होता है, जो कि एक जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है, जिसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन होती है, दैट इज फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये केमिकल बेसिस माना जाता है किस चीज़ का, हेरिडिटी का। यहाँ से आपका क्वेश्चन बहुत सिंपल ये भी बन सकता है कि व्हाट इज द केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी, तो इट्स योर डीएनए। डीएनए की कंपोजिशन में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, आगे भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की लगातार जो है हमें उम्मीद देखने को मिलती है। तो जस्ट हमें सबसे पहले एक डीएनए की हमें कंपोजिशन यहाँ पे जानते हैं कि जो हमारा डीएनए होता है उसका फंक्शन क्या है, उसकी कंपोजिशन क्या है। उसके बाद हम जस्ट एक बार नोट्स से चीज़ों को समझ लेंगे, तो हमारा जो काम है वो आसानी से यहाँ पर हो जाएगा। तो एक डीएनए, जैसे कि हमने इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ा, हमने इसका एक जो है फुल फॉर्म देखा, दैट इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये हमारा जो था पर्टिकुलरली इसके न्यूक्लिक एसिड इसका जो था नेम था। ठीक है, अब बात यहाँ से जो आती है कि डीएनए को सबसे फर्स्ट बार आइडेंटिफाई किसने करा था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डीएनए को आइडेंटिफाई किसने करा था। लेकिन उससे पहले हम डीएनए के बारे में कुछ और चीज़ इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो जान लेते हैं, क्योंकि हमें ये भी पढ़ना पड़ेगा कि डीएनए नाम कहाँ से दिया, डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो किसने बताया। ये सब चीज़ें हमें थोड़ी यहाँ पर जाननी पड़ेंगी। तो देखिए, हमने यहाँ पे लिखा है कि डीएनए जो है पर्टिकुलरली
एक रिस्पॉन्सिबल होता है जेनेटिक मेकअप का। जेनेटिक मेकअप मीन टू से दैट कि जो पर्सन में कैसे ट्रेट्स आएंगे, पर्सन की अपीयरेंस कैसे होगी, पर्सन की हाइट कितनी होगी, पर्सन में जो है कितने तरीके की, हम ये कह सकते हैं कितने जो है यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर होगा पर्सन का, हाइट लंबी होगी, हाइट छोटी होगी, सब कुछ चीज डीएनए पर ही डिपेंड करती है। क्योंकि डीएनए ट्रांसमीटर की तरह काम करता है, जो कि एक पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग तक चीजों को ट्रांसफर करने का काम ये बेसिकली करता है। बहुत सिंपल तरीके से हमने ये जाना कि डीएनए एक डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है। और ये अब हम बात करेंगे इसकी कंपोजिशन की कि भाई बेसिकली डीएनए की जो कंपोजिशन है वो यहाँ पे किस चीज की यहाँ पर पर्टिकुलरली बनी होती है। तो डीएनए में आपको नाइट्रोजिनस बेस देखने को मिलेंगे, कुछ शुगर के मॉलिक्यूल्स इसमें देखने को मिलते हैं, दैट इज डीऑक्सीराइबो शुगर। फिर उसके बाद हमें जो है यहाँ पे जो देखने को मिलेगा वो हमें यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप देखने को मिलते हैं। ये सब चीजें हमें इसमें देखने को पर्टिकुलरली मिलती हैं। तो अगर हम इसमें बात करें तो थोड़ा आगे चीजों को समझते हैं और चीजों को आगे लेके थोड़ा हम यहाँ से चलते हैं। मैंने यहाँ पे भी लिखा है कि ट्रांसफर जो होता है जेनेटिक मटेरियल का रिप्रोडक्शन से स्टार्ट होता है। एक मेल और एक पर्टिकुलरली यहाँ पे रिप्रोडक्शन होता है। फर्टिलाइजेशन के समय यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे एक जाइगोट यहाँ पर बन जाता है। जो जेनेटिक मटेरियल है दोनों का, दैट इज डीएनए, दोनों के आपस में कंबाइन होते हैं और इससे फिर क्या बना लेते हैं, ये इससे जाइगोट बनता है। और जाइगोट की अगर हम बात यहाँ पे करें तो जाइगोट फिर हमारा क्या करेगा, जाइगोट से फिर हमारा क्या बन जाती है, एक नई ऑफस्प्रिंग हमारी बन जाती है। बहुत सिंपल है, बस हमें यहाँ पे डीएनए के स्ट्रक्चर पर थोड़ा सा ध्यान हमें यहाँ पर देना है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है। चलिए अब डीएनए के स्ट्रक्चर को जरा हम थोड़ी समझने की हम यहाँ पे कोशिश करते हैं। देखिए मैं यहाँ पे एक प्लेन पेज ले लेता हूँ, यहाँ हम चीजों को समझेंगे। डीएनए की जैसे कि मैंने बताया कि डीएनए जो है पर्टिकुलरली डीएनए की खोज किसने करी थी, तो डीएनए की खोज जो है वो जो पर्टिकुलरली करी थी वो करी थी फ्रेडरिच, दैट इज फ्रेडरिच मिस्चर ने, इन्होंने इसकी खोज करी थी 1869 में। मतलब जो नाम जो सबसे पहली बार जो डीएनए का जिसे पता चला वो फ्रेडरिक मिस्चर थे। ठीक है, अब होता क्या है एक्चुअली में कि अगर हम एक डीएनए का स्ट्रक्चर देखते हैं, अगर हम डीएनए का स्ट्रक्चर देखें तो डीएनए में काफी सारी चीज देखने को मिलती हैं। जैसे कि डीएनए के अंदर हमें न्यूक्लियोटाइड बेसिस देखने को मिलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, आप अगर डीएनए को देखोगे तो डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। मतलब इस तरीके से डीएनए हमें देखने को मिलता है, इस तरीके से। मतलब एक फर्स्ट हेलिक ये है, सेकंड हेलिक आपका ये है। और बेसिक यूनिट डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, दैट इज न्यूक्लियोटाइड। और अगेन जो न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं दैट इज शुगर, एक आपका फॉस्फेट ग्रुप होता है और एक आपका नाइट्रोजिनस बेसिस होती हैं, नाइट्रोजन दैट इज नाइट्रोजिनस बेसिस। तो मैंने आपको क्या बताया, डीएनए है, डीएनए किसका बना होता है, दैट इज डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, इसकी डेफिनेशन होती है। फिर हमने यहाँ पे ये चीज डिस्कस करी है कि जो हमारा डीएनए जो होता है उसे फ्रेडरिक मिशर ने सबसे पहली बात इसकी खोज करी थी। खाली बस डिस्कवरी की बात यहाँ पर चल रही है। ठीक है, फिर हमें ये पता चलता है कि इसका एक स्ट्रक्चर होता है डबल हेलिक्स, इस तरीके का। और अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि इसका जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ये किसने खोजा था, इसकी डिस्कवरी किसने करी थी, तो इसकी डिस्कवरी करी थी जेम्स वाटसन एंड दो लोगों के नाम थे ये, दैट इज जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। ये दो पर्सन्स ने क्या करा था, डीएनए को यहां पर डिस्कवर किया था। मतलब डीएनए को डिस्कवर तो फ्रेडरिक मिशर ने किया है, लेकिन डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, दैट इज डबल हेलिक्स का जो स्ट्रक्चर है वो इन्होंने डिस्कवर किया था। एक डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, काफी सारे न्यूक्लियोटाइड उसमें प्रेजेंट होते हैं और न्यूक्लियोटाइड के अंदर हमें शुगर देखने को मिलती है, फॉस्फेट देखने को मिलती है और नाइट्रोजन बेसिस हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, क्या हमें इसका कोई स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है जिससे हम चीजों को आसानी से समझें? बिल्कुल, आपको यहाँ पे चीजें का इसका स्ट्रक्चर भी देखने को मिल सकता है। जैसे ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है डीएनए का, इसमें आप देखोगे तो इसमें आपको क्या क्या चीजें देखने को मिल रही हैं, दैट इज इसमें आपको नाइट्रोजनस बेसिस भी देखने को मिल रही हैं, इसमें आपको शुगर भी देखने को मिल रही है और फॉस्फेट भी देखने को मिल रही है। इसमें आपके जो हैं
2 हेलिका एक ये है और एक ये है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है यहाँ पे। ये चीज़ भी आपको जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, इतनी चीज़ हमने यहाँ पर जानी है। अब चीज़ों को हम ज़रा थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं और यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे भी ये चीज़ लिखी थी कि डीएनए जो है वो नाइट्रोजनस बेसिस का बना होता है, शुगर मॉलिक्यूल्स का बना होता है और फॉस्फेट ग्रुप्स का यहाँ पर बना होता है। यही चीज़ हमने यहाँ पर पढ़ी थी और यही चीज़ हमने यहाँ पर भी डिस्कस इसका किया है। फिर हमने यहाँ से इसका जो है ट्रांसफर समझा था, यहाँ पे हमने इसका बेसिक थोड़ा समझा और हम चीज़ों को अब आगे समझते हैं। देखिए, क्योंकि अब हमने यहाँ तक चीज़ों को समझ लिया है और हमने यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि डीएनए को फर्स्ट रिकॉग्नाइज जो करा था वो जॉन्स फ्रेडरिक मेशर ने किया था 1869 में। और जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, दैट इज ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसका, वो किसने दिया था? वो एक्सपेरिमेंट किया था जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। लास्ट में हमें ये भी पता चलता है कि जो इसकी जो कंपोजिशन होती है, शुगर प्रेजेंट होती है, फॉस्फेट प्रेजेंट होती है और न्यूक्लियोटाइड के बेसिस प्रेजेंट होते हैं। अब बात हमारी जो करनी है हमें वो न्यूक्लियोटाइड बेसिस पे ही हमें करनी है। दैट इज मैं यहाँ पे इसका डिस्कशन यहाँ पे करूंगा। मैंने यहाँ पे वैसे सारी चीज़ लिखी है, लेकिन हम यहाँ पे पहले इसका एक बार डिस्कशन कर लेते हैं कि एक डीएनए है। डीएनए की खोज फ्रेडरिक मेशर ने करी है। मैं बार बार इसलिए आपको रिवाइज करा रहा हूँ कि चीज़ें आपको अच्छी तरीके से क्लियर यहाँ पे हो जाए। ठीक है, फिर हमने ये पढ़ा कि इसमें एक न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स में हमें कुछ नाइट्रोजनस बेसिस भी देखने को मिलते हैं, नाइट्रोजन बेसिस भी देखने को मिलते हैं और कुछ हमें शुगर देखने को मिलती है और कुछ हमें जो है फॉस्फेट देखने को मिलते हैं। अब नाइट्रोजन बेसिस 4 होते हैं, 4 इस नाइट्रोजन बेसिस हमारे 4 प्रेजेंट होते हैं। पहला है एडेनिन, दैट इज एडेनिन, आपको नाम याद होगा इसका। एक है ग्वानिन, एक है साइटोसिन, एक है आपका थाइमिन, दैट इज थाइमिन। अब बात करते हैं कि डीएनए में कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है। डीएनए में जो शुगर प्रेजेंट होती है वो होती है डीऑक्सीराइबोज। एक फॉस्फेट ग्रुप हमारा प्रेजेंट होता है, फॉस्फेट फॉस्फेट है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है। देखिए यहाँ पे अगर बात की जाती है, जो एडेनिन और ग्वानिन होते हैं इन्हें एक नाम से डिफ्रेंशिएट किया जाता है। जो एडेनिन और ग्वानिन हमारे होते हैं इन्हें कहा जाता है प्यूरिन्स। और जो साइटोसिन और थियामिन होते हैं इन्हें बोला जाता है दैट इज पायरामिडीन्स, पायरीमिडीन। प्लीज कीप दिस इन माइंड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। न्यूक्लियोटाइड में 3 चीज़ आती हैं, एक नाइट्रोजनस बेसिस, एक शुगर, एक आपका फॉस्फेट। नाइट्रोजनस बेसिस में आपका एडेनिन देखने को मिलेगा, ग्वानिन देखने को मिलेगा, साइटोसिन देखने को मिलेगा और आपका थियामिन थाइमिन एक आपका देखने को मिलता है। ये चीज़ हमने यहाँ पर जानने की कोशिश की है। अब होता क्या है, यहाँ पे जो एडेनिन होता है, एडेनिन जो अपना बॉन्ड बनाएगा वो थाइमिन के साथ बनाता है। एडेनिन अपना बॉन्ड थाइमिन के साथ बनाएगा और बचा हमारा साइटोसिन, वो हमारा बॉन्ड ग्वानिन के साथ बनाता है। अगर आप डीएनए का स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको डीएनए के स्ट्रक्चर में यही चीज़ देखने को मिलेगी। देखिए जस्ट अ मिनट, आप अगर देखोगे यहाँ पे तो मैं अगर इसे यहाँ पे जूम करूँ तो यहाँ पे जो ग्वानिन है वो साइटोसिन के साथ बॉन्ड बना रहा है और जो साइटोसिन ग्वानिन के साथ बना रहा है। फिर ऐसी थाइमिन जो है वो आपका किसके साथ बना रहा है? ए, दैट इज एडेनिन के साथ बना रहा है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, एक अगर हम इसका क्विक रिवीजन लें तो बहुत सिंपल है। देखिए बहुत ज़्यादा सिंपल है। डीएनए के बारे में हमने पढ़ा, डीएनए जो है न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, न्यूक्लियोटाइड का ये बना होता है और इसमें जो हमें देखने को मिलता है, इसमें जो हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं वो शुगर देखने को मिलेगी, वो नाइट्रोजनस बेसिस देखने को मिलेंगे, बेसिस, और एक हमें इसमें फॉस्फेट देखने को मिलता है। शुगर हमारी डीऑक्सीराइबोज होती है क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है। नाइट्रोजनस बेसिस 4 होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। एडेनिन जो है बॉन्ड बनाता है किसके साथ? थाइमिन के साथ। और ग्वानिन जो बॉन्ड बनाता है वो किसके साथ बनाता है? साइटोसिन के साथ बनाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये बॉन्ड कौन सा है, किस चीज का बॉन्ड है? ये हाइड्रोजन बॉन्ड है आपके, ये आपके हाइड्रोजन बॉन्ड हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये चीज भी हमने जानी। अब एक चीज मैं आपको और बताता हूं कि हमारे जो बॉन्ड होते हैं, यानी जो ये हमारे बॉन्ड जो यहाँ पर बने हुए हैं, जो एडेनिन के बीच में बना है और ये जो ए एडेनिन और हमारा थाइमिन के बीच में जो ये बॉन्ड बना है,
इनकी पर्टिकुलरली अहमियत क्या है, ये बन क्यों रही हैं? क्योंकि 2 हेलिक्स को जोड़ने का काम आपस में कर रहे हैं देखिए। 2 हेलिक्स को आपस में जोड़ा जा रहा है, ये इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए हमें ये चीज़ यहाँ पर जो है जाननी है कि ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में बॉन्ड होते हैं, एडेनिन और थाइमिन के बीच में बॉन्ड होते हैं। एक चीज़ आपको और जाननी है कि एडेनिन और ग्वानिन के बीच में एडेनिन और सॉरी जस्ट अ मिनट, एडेनिन और थाइमिन के बीच में आपको 2 बॉन्ड देखने को मिलेंगे और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में आपको 3 बॉन्ड देखने को मिलेंगे। मैंने आपको ये बात यहाँ भी बताई है कि जस्ट अ मिनट कि हमने यहाँ भी ये चीज़ ही पढ़ी है कि जो हमारे बॉन्ड बनते हैं, वो हमारे बॉन्ड किस-किस के बीच में बनते हैं। एक साइटोसिन जो है आपका बॉन्ड बनाता है ग्वानिन के साथ में और दूसरा जो है एडेनिन बॉन्ड बनाता है किसके साथ में आपका, एडेनिन जो आपका बॉन्ड बनाता है यहाँ पे वो थाइमिन के साथ में बनाता है। जो एडेनिन बॉन्ड बनाएगा थाइमिन के साथ वो डबल बॉन्ड बनाएगा, लेकिन जो ग्वानिन बनाएगा साइटोसिन के साथ वो 3 बॉन्ड का स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाएगा। अब मैं आपको रिवाइज कराता हूँ फिर से पूरा डीएनए। बहुत ध्यान से हर एक चीज़ को आपको यहाँ पर समझना है और चीज़ों को अच्छी तरीके से समझने की यहाँ पर कोशिश करनी है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो अगर हम यहाँ पे बात करें, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? देखिए, सबसे पहले मैंने आपको एक चीज़ सिंपल समझाई है, दैट इज़ डीएनए की। डीएनए किसने खोजा था? डीएनए फ्रेडरिक ने खोजा था, फ्रेडरिक मेसन ने। बस इन्होंने नाम बताया कि भाई ऐसी भी कुछ चीज़ है जो एग्जिस्ट करती है। स्पेलिंग पर ना जाए, हमें चीज़ों को तरीके से समझना है। फिर हमें सबने समझा कि एक 2 लोग थे, दैट इज़ वाटसन एंड क्रिक। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि भाई इसका तो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। अब बच्चे समझते हैं डबल हेलिकल का मतलब क्या है? हमें ये चीज़ कैसे समझ में आएगी? देखिए, डबल हेलिकल का मतलब है इस तरीके का, एक ये है हेलिक और एक ये है हेलिक। इनके बीच में बॉन्ड प्रेज़ेंट होते हैं, इनके बीच में बॉन्ड्स प्रेज़ेंट होते हैं 2 और फिर इस तरीके से 3। इस तरीके से यहाँ पे आपको 2 बॉन्ड मिलेंगे देखने को, फिर आपको ये 3 बॉन्ड इस तरीके से देखने को मिलते हैं। हमने अभी इस बात को जाना कि जो 3 बॉन्ड होते हैं, वो किसके बीच में प्रेज़ेंट होते हैं? अभी मैंने आपको बताया था। 2 बॉन्ड हमें पता है कि एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 बॉन्ड और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में 3 बॉन्ड हमें देखने को मिलते हैं। इस तरीके से इसका पूरा स्ट्रक्चर चलता है और एक इसमें शुगर भी प्रेज़ेंट होती थी। शुगर जो प्रेज़ेंट है उसका नाम है डीऑक्सीराइबोज़, डीऑक्सीराइबोज़। एक मैंने आपको ये भी बताया था कि शुगर के साथ-साथ एक फॉस्फेट ग्रुप भी इसमें प्रेज़ेंट होता है। ये चीज़ भी मैंने आपको यहाँ पर बताई थी। फिर हमने थोड़ा और इसके बारे में जाना और फिर हमने थोड़ी थ्योरी पढ़ने की इसमें कोशिश करी थी। क्या काम है इसका? करैक्टर को ट्रांसमिट करने का काम इसका होता है। करैक्टर को ट्रांसमिट करता है, किससे किस तक, यानी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक ये ट्रांसमिट करता है। फिर हमने इसका थोड़ा बेसिक जो यहाँ पे मैंने बहुत बेसिक छोड़ा है यहाँ पे, मैंने ये छोड़ा है कि जो पर्टिकुलरली 50% जो है यहाँ पे हमें मेल से 50% पेरेंट्स से आते हैं, 50% जो है यहाँ पे हमें रिसीव होते हैं। कहाँ से? दैट इज़ द 50% हमें नए जीन देखने को मिलते हैं, 50% हमारे पुराने जीन चलते हैं और इसी वजह से इन्हें सेमी कंजर्वेशन मॉडल ही बोला जाता है। सेमी कंजर्वेशन मॉडल भी बोला जाता है कि 50% जीन, तो 50% जो हमारा डीएनए का कंपोजिशन है वो हमारा पेरेंट्स से आता है और 50% जो है वो हमें कहाँ से रिसीव होता है? 50% हमें एक नया तरीके से हमें वहाँ पर देखने को मिलता है, यानी नई कंपोजिशन इसकी होती है। ठीक है। अब मेरे को उम्मीद ये है कि आप डीएनए के बारे में चीज़ों को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे और देखिए इस पे कोई एज़ सच इतने क्वेश्चन नहीं बने, जितने क्वेश्चंस यहाँ पे बनने की उम्मीद थी या जितनी चीज़ें पूछी गई हैं, वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दी है और मैंने पूरी चीज़ आपको यहाँ पे लिख के भी दी है कि डीएनए में न्यूक्लियोटाइड एक यूनिट होती है, जो कि आपको शुगर जिसमें फॉस्फेट और नाइट्रोजन बेसेस हमें देखने को मिलते हैं। फिर मैंने आपको ये भी लिखा है कि शुगर जो है लिंक करते हैं, एक स्ट्रैंड बनता है एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन का। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि ए जो है पेयर बनाता है टी के साथ, यानी एडेनिन और थाइमिन 2 और साइटोसिन और ग्वानिन 3। ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इस तरीके से शो करते हैं, ये भी हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं। ये मैंने बता दिया कि एडेनिन और ग्वानिन प्यूरिन्स होते हैं, साइटोसिन और थाइमिन जो आपके पायरामिडिन्स होते हैं। फिर हमने ये भी पढ़ा कि इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है, हाइड्रोजन बॉन्ड इनके बीच में हमें देखने को मिलते हैं, हम ये भी यहाँ पर कवर कर चुके हैं। तो एक बेसिक हमने यहाँ पर कवर कर लिया है कि एडेनिन क्या है, ग्वानिन क्या है, साइटोसिन क्या है, थाइमिन क्या है, ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं यहाँ पे। अब हम बात करेंगे जीन की, कि जीन्स क्या होती हैं
और जीन हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, हमें जीन्स को क्यों पढ़ना है? क्योंकि जीन्स फिज़िकल बेसिस होते हैं हेरिडिटी के। अगर ये फिज़िकल बेसिस हैं, तो केमिकल बेसिस क्या थे? केमिकल बेसिस हमारा डीएनए था। डीएनए का नाम किसने दिया था? फ्रेडरिक मिशन ने दिया था। बार-बार मैं इसलिए ही आपको रिवाइज़ करा रहा हूँ कि आपको चीज़ें जो हैं आपको क्लियर हो जाएँ। स्ट्रक्चर किसने दिया है? वाटसन एंड क्रिक ने। इनका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया है वाटसन एंड क्रिक ने। इसमें क्या-क्या कंपोज़िशन थी इसकी जस्ट बहुत तेज़ी में बताएँगे। शुगर थी, सेकंड आपका जो थी फॉस्फेट थी, और जो थर्ड आपकी जो हमें देखने को मिलती है वो आपके नाइट्रोजिनस बेसिस हमें देखने को मिलती है। ये चीज़ हमने यहाँ पर जानी थी। अब हमें पढ़ना है जीन के बारे में। जीन एक तरीके की हेरिडिटरी यूनिट है। जीन जो है एक तरीके की हेरिडिटरी यूनिट होती है जो कि क्रोमोसोम पर हमें देखने को मिलती है, क्रोमोसोम पर। और ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये ट्रांसफ़र होती है पेरेंट्स से ऑफ़स्प्रिंग में। ये लाइफ़ प्रोसेस को कंट्रोल करती है और कहीं न कहीं जो हमारे अंदर फ़िनोटाइप मतलब होते हैं फ़िज़िकल करैक्टर जो एक ह्यूमन बीइंग के होते हैं, और जीनोटाइप है जेनेटिक करैक्टर, यानी जीन्स की जो कंपोज़िशन है, वो भी कहीं न कहीं अफ़ेक्ट करता है कौन? ये दैट इज़ द जीन। और जीन कहाँ प्रेज़ेंट होता है? जीन क्रोमोसोम पे आपका देखने को हमें मिलता है। जीन्स आर फाउंड इन द क्रोमोसोम एंड इट फॉर्म द फिज़िकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी। जीन सेगमेंट है, किसके सेगमेंट है? डीएनए के सेगमेंट है। डीएनए क्या था? डीएनए आपका केमिकल 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 कंपोज़िशन थी। किसकी केमिकल कंपो सॉरी ये डीएनए का क्या था आपका? दैट इज़ ये आपका केमिकल कंपोज़िशन थी। किसकी केमिकल कंपोज़िशन थी? दैट इज़ हेरिडिटी की। तो फिज़िकल कंपोज़िशन क्या है? फिज़िकल कंपोज़िशन आपका जीन है। याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, हमने डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, दोनों हाथों से पढ़ लिया। डीएनए का स्ट्रक्चर हमने अच्छी तरीके से पढ़ा है अभी। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर जानने की जो है कोशिश की है। तो एक हमें मेरे को ये लगता है कि हमें यहाँ पे एक छोटा-सा रिवीजन अपना ज़रूर लेना चाहिए, जो कि हमें चीज़ों को अच्छी तरीके से रिवाइज़ यहाँ पर करा सके। देखिए, हमने यहाँ पे क्या-क्या पढ़ा है? हमने अपना लेक्चर स्टार्ट किया कि हमने स्टार्ट किया था डीएनए के साथ में। अब मैंने आपको पहले बताया था कि लेक्चर हमारा ज़्यादा बड़ा यहाँ पर नहीं होगा ये, क्योंकि बहुत हमें बेसिक चीज़ें यहाँ पर जाननी है। डीएनए में मैंने आपको पढ़ाया कि डीएनए हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और डीएनए क्यों इम्पोर्टेंट है? एक तो हमने जीन पढ़ा है, एक तो हमने जीन पढ़ा था यहाँ पे, एक हमने यहाँ पे डीएनए पढ़ा। डीएनए हमारा केमिकल बेसिस था हेरिडिटी का। एज़ अ स्टूडेंट ऑफ एमई एमएससी, यू अंडरस्टैंड वन थिंग दैट व्हेनेवर यू स्टडी एनी टर्म, जब भी आप किसी टर्म को पढ़ो, तो आपको सबसे पहले उसका नाम याद आना चाहिए कि डीएनए को खोजा किसने था? तो मैंने अब फिर आपको बता रहा हूँ फ्रेडरिक माइस्टर। देखिए ये एक साइकोलॉजी ट्रिक है जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने के साथ इस्तेमाल कर रहा हूँ, कि एक चीज़ को बार-बार दोहरा के आप क्लास में ही चीज़ों को याद कर लो। ये मेरा मेन मोटिव यहाँ पर है। दैट इज़ माइस्टर। इन्होंने क्या करा था? इन्होंने नेम दिया था, नेम। किसका नेम दिया था? इन्होंने नेम दिया था डीएनए का। अब डीएनए की जो है कोई हम ये भी कह सकते हैं कि इसका भई कुछ डेफ़िनेशन भी इसकी होनी चाहिए डीएनए की। तो डीएनए को अगर हम डीएनए को देखें तो इसे बोला जाता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और देखिए मैं आपके माइंड की तरह ही यहाँ पे काम कर रहा हूँ, बिल्कुल मैं इस तरीके से सोच रहा हूँ कि स्टूडेंट की तरह कि मैंने पूरी क्लास में पढ़ा क्या था, ठीक है। फिर मैंने ये पढ़ा था कि इसकी डीएनए की कंपोज़िशन होती है, और मैंने ये पढ़ा था, एक टर्म पढ़ी थी न्यूक्लियोटाइड की। ये पढ़ी थी मैंने, आपको यहाँ पढ़ाया था। देखिए मैं आपको ये भी याद दिला देता हूँ कि कुछ बच्चे ही ना समझे कि हम कहाँ इस बात को पढ़ा था। तो डीएनए को हमने यहाँ पे पर्टिकुलरली पढ़ा था कि डीएनए की जो है न्यूक्लियोटाइड डीएनए के अंदर जो है प्रेज़ेंट रहते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे इस बात को पढ़ाया था कि डीएनए जो है न्यूक्लियोटाइड का हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। अब एज़ अ स्टूडेंट मैं क्या करूँगा आगे कि मैं सोचूँगा अच्छा इसका बना होता है, तो न्यूक्लियोटाइड में कुछ चीज़ देखने को मिलती होंगी, दैट इज़ फर्स्ट इज़ नाइट्रोजिनस बेसिस। फिर मेरा सेकंड था फॉस्फेट ग्रुप, और फिर मेरा थर्ड था क्या? दैट इज़ थर्ड जो मेरा स्ट्रक्चर मेरे को यहाँ पे जानने को मिला था, वो था दैट इज़ व्हाट? यस, शुगर। फिर मैंने ये बात आपको बताई थी कि जो शुगर मेरे को यहाँ जो देखने को मिली है, जो जैसे नाइट्रोजनस बेसिस हैं, इसमें आपका एडेनिन देखने को मिलता है, एक आपका ग्वानिन है, एक आपका साइटोसिन है, और एक आपका थाइमिन है। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर मैं शुगर की बात करूँ तो शुगर में मुझे फॉस्फो डीऑक्सीराइबोस देखने को शुगर मेरे को यहाँ मिलती है।
डीऑक्सीराइबोज शुगर मेरे को यहाँ देखने को मिल रही थी। ठीक है, फिर फॉस्फेट ग्रुप के बारे में हमने यहाँ पे बात करी। डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर था, डीएनए एक डबल हेलिकल था, दोनों हाथों से डबल हेलिकल था। ये बात किसने हमें बताई थी डबल हेलिकल के बारे में? ये दो पर्सन आए थे जिन्होंने बात बताई थी, जिनका नाम था वाटसन एंड क्रिक। फिर मैंने ये बताया था कि एडेनिन और थायमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड मिलते हैं, वहीं साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, आई थिंक इतनी चीज आपको अच्छी तरीके से रिवाइज यहाँ पर हो चुकी होगी। ये केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी का था। ठीक है, अब बात आती है आपकी, दैट इज फिर मैंने पढ़ा जीन के बारे में। और जीन क्यों जरूरी है? क्योंकि ये फिजिकल बेसिस है। फिजिकल बेसिस है। फिजिकल बेस किसका है? हेरिडिटी का। हेरिडिटी का फिजिकल बेस है। फिर अगर ये फिजिकल बेस था तो मैंने ये पढ़ा था, ये तो क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम पे भी एक चीज हमें देखने को मिलती है जिसे हम डीएनए कहते हैं। डीएनए पर क्या प्रेजेंट होता है? जीन प्रेजेंट होता है, ये हमने पढ़ा था। जीन के बारे में फिर हमने पढ़ा था कि जो जीन हमारा होता है वो भी क्या करता है, एक तरीके से करेक्टर ट्रांसफर करता है, करेक्टर। और कौन कौन से करेक्टर ट्रांसफर करता है? दैट इज फिनोटाइप, दैट इज फिजिकल करेक्टर, और हमारा जीनोटाइप, दैट इज जेनेटिक करेक्टर। अब आप कमेंट बॉक्स में 2 क्वेश्चन मुझे जरूर बताएंगे। पहला क्वेश्चन, वेयर द जीन इज प्रेजेंट। सेकंड क्वेश्चन आप मुझे बताओगे कि हु गिव डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। थर्ड आपका जो क्वेश्चन है, हु गेव नेम ऑफ डीएनए। अब फोर्थ आपका क्वेश्चन है, हु गिव, हु गिव तो नहीं लिखेंगे हम, या हम लिखेंगे यहाँ पे दैट इज अ व्हाट इज कंपोजिशन ऑफ डीएनए। फिफ्थ हम जो यहाँ क्वेश्चन आपको देंगे यहाँ पे, फिफ्थ है डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। जस्ट आपको यहाँ पर 3 डिफरेंस बताने हैं, ज़्यादा मैं आपसे डिफरेंस नहीं पूछूंगा ऑर्गेनिज्म। मैं आपसे बस 3 डिफरेंस यहाँ पे, और मैं चेक करूंगा यहाँ पे 3 डिफरेंस कम से कम आपको बताने हैं। मैं आपसे चेक करूंगा कि कितने स्टूडेंट्स ने जो है इसका आंसर दिया है कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर जरूर यहाँ पर बताना है, क्योंकि एक तरीके की आपकी तैयारी को भी ट्रैक करना हमारी जिम्मेदारी है कि आपकी तैयारी कितनी चल रही है और कौन सी डायरेक्शन आपको दिखाने की जरूरत है। क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहा, आपको जरूर ये चीज़ देखनी है। प्रीवियस ईयरली मैंने बहुत ज़्यादा इस पर स्टडी करी है, तो इससे ज़्यादा बाहर क्वेश्चन नहीं गया है। चाहे हमने डिफरेंट डिफरेंट जब पेपर्स यहाँ पर देखे हैं, तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन कई बार पूछा नहीं गया है। तो उतना थोड़ा पढ़ना है और हमें यहाँ से आगे बढ़ना है। उस प्रिंसिपल हमें यहाँ पे काम करना है कि स्मार्ट स्टडी से कम समय में हम अच्छे नंबर कैसे ला सकते हैं। तो इस क्लास में हम इतना ही रखते हैं। अपनी नेक्स्ट क्लास में चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से आगे लेके जाएंगे। मैं आपको फिर रिमाइंड करा देता हूँ, मैं इन क्वेश्चंस को आंसर इसके जरूर चेक करूंगा, तो हर एक स्टूडेंट इसका आंसर यहाँ पे दे। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।